हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 का शीर्षक है गद्य व पद्य अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। सबसे पहले हम इसके उद्देश्यों की बात करेंगे। उद्देश्यों में आप जैसे देख रहे हैं, देखिए, उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है और भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि हिंदी की प्रकृति है कि उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। जिस तरीके से हम हिंदी भाषा को उच्चारित करेंगे वैसे ही हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, इस कारण अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर पड़ता है। मान लीजिए हम यहाँ कहते हैं कि शुद्ध उच्चारण एवं गति। अब गति कहते ही हम बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, और यदि हम उसको शुद्ध उच्चारित करते हैं गति, तो गति से उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाती है। तो हिंदी पर जो है अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे कहाँ पड़ता है? वर्तनी पर पड़ता है। अतः शुद्ध लेखन की दृष्टि से भी उच्चारण शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं कि पहला उद्देश्य है गद्य व पद्य के अंशों को हाव भाव, लय एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की दक्षता का विकास करना। दूसरा है शुद्ध उच्चारण एवं गति का निरंतर विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने बोलने का अभ्यास कराना, क्योंकि जब हम उच्चारण का अभ्यास बच्चों को कराएंगे तभी वो सही तरीके से लिख पाएंगे। और तीसरा है शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली शैली में भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना। नेक्स्ट है उच्चारण अभ्यास द्वारा आत्मविश्वास जगाना। अब वो कहते हैं किसी भी भाषा के उच्चारण में सबसे अधिक महत्ता उसकी होती है कि सही उच्चारण हम किस प्रकार से कर रहे हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी भाषा को परिभाषित करते हुए कहा कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की यह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। अब जो उच्चारण दोष होता है, मान लीजिए हम कहते हैं कि उच्चारण दोष है, तो उसके कुछ कारण होते हैं। तो उच्चारण दोष के कारणों को हम इस माध्यम से समझ सकते हैं। पहला जो है हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान, यानी छात्रों को प्राथमिक कक्षाओं में ही ध्वनियों के उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों के विषय में भ्रम हो जाता है, जिससे छात्र जैसे श है, जा, सा, रा, रे, ई में कोई भेद नहीं समझते हैं। उच्चारण दोषों से बचने के लिए हिंदी ध्वनियों के सही स्वरूप और उच्चारण का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है। दूसरा, अगर हम दोष कारण की बात करें तो दूसरा आता है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। छात्रों को उच्चारण तत्वों का समुचित ज्ञान नहीं हो पाता है। उच्चारण तत्व से मतलब जैसे ध्वनि व्यवस्था, लय, गति विराम आदि। इससे छात्र अशुद्ध उच्चारित करते हैं, जैसे 99 को पर्याय वो 99 और 43 को 43 बोलने की गलती कर जाते हैं। तीसरा इसी में उच्चारण दोष का कारण है शारीरिक विकार। शारीरिक विकार में क्या है कि कुछ छात्र शारीरिक विकारों से ग्रस्त होते हैं। कुछ छात्रों को ध्वनि यंत्रों जैसे कंठ में, तालु में, जिह्वा में उनके किसी प्रकार का विकार होता है, जिससे वो शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ नहीं हो पाते। ठीक है, जब क्योंकि मान लीजिए आपके
उच्चारित जो ध्वनि यंत्र है उसमें कहीं किसी तरीके का विकार है तो आप जो उच्चारित करेंगे उसको सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। अगला इसमें उच्चारण दोष का कारण है परिवार में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना। अर्थात उच्चारण दोष का एक अन्य कारण यह है कि परिवार के लोग शुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस परिवार में बच्चा रहता है यदि उसके सदस्य अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो बच्चा भी उनका अनुकरण करके ध्वनियों का अशुद्ध उच्चारण करना ही सीख जाता है। ठीक है, जैसे माता पिता जो है कभी कभी पहुंचाना को चौपाना, चौपना इस तरीके का शब्द यानी देसी भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है और वो भी गलत उच्चारित करने लगता है। अगला है बलाघात से अपरिचित होना। हिंदी की वाक्य संरचना के समय बलाघात का भी बहुत महत्व होता है, परंतु वाक्य के उच्चारण का समय किस शब्द पर बल देना है ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम कहें कि राम ने तुमको मारा तो वाक्य में राम पर बल देने पर राम दंडनीय होता है और तुमको पर बल देने पर ज्ञात होता है कि तुम तो स्वयं बहुत तेज हो तो राम तुमको कैसे मार सकता है। जैसे राम ने तुमको मारा तो इसका मतलब राम की गलती है, और एक है तरीका कहने का राम ने तुमको मारा अर्थात कि तुम ही इतने शरारती हो कि तुम्हें कोई कैसे मार सकता है। तो इस तरीके से ये इसको कहा जाता है कि बलाघात का प्रयोग भी आना चाहिए कि किस तरीके से बलाघात होना चाहिए। और अगला नंबर इसमें आता है गति का ज्ञान न होना। छात्रों को पढ़ाते समय समुचित मात्र, समाधिक्य, न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता है, जिससे उच्चारित करते समय ध्वनियों का उच्चारण कभी मंद गति से बच्चे करने लगते हैं। अब ये आपने देखा कि ये कुछ उच्चारण संबंधी दोष बच्चों में पाए गए। अब जब दोष हैं तो उनका निवारण भी अनिवार्य है। पहला निवारण आता है उच्चारण संबंधी दोष, और उनका निवारण जो है वो होता है कि हम छात्रों द्वारा उच्चारित करते समय प्राय निम्न दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष हैं? जैसे हम कहें कि ई को वो दीर्घ ई के रूप में उच्चारित करने का दोष अधिक पाया जैसा है, जैसे इमली, ईक। तो इसमें जो है हमें बताना चाहिए कि किस शब्द में किस ई का प्रयोग हुआ है। जैसे ऊ को भी दीर्घ ऊ बोलते हैं, ए को आई की भांति उच्चारित करते हैं, चा और छ के उच्चारण में भेद कर देते हैं, व और ब में भ्रम रहता है। जैसे वन है तो उसको वन कह दिया तो उसमें भ्रम हो गया, ब का प्रयोग कर दिया, तो वहाँ भी उच्चारण दोष में उनका प्रयोग पाया जाता है। कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास। हमें क्या करना चाहिए कि उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर प्राथमिक स्तर है, यानी यदि हम चाहते हैं कि बच्चों के उच्चारण में सुधार हो तो इसका कार्य प्रारंभिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए, ताकि आगे चलकर बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास के लिए विशेष जो है बातों को ध्यान देना शुरू कर दे। गद्य एवं पद्य शिक्षण के समय भी उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए कि दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों विचारों को प्राय गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। दूसरे के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के द्वारा ही सरलता से होता है। इसलिए वो कहते हैं कि गद्य शिक्षण के माध्यम से भाषा संबंधी समस्त कौशलों और व्याकरण संबंधी नियमों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उच्चारण स्थान को उसी समय से हमें शुद्ध कराना प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रशिक्षु को स्वयं सर्वप्रथम सस्वर पाठन, शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह तथा प्रवाह के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए और उच्चारण शुद्धता, उचित स्वराघात, सुर आदि पर विशेष बल देना चाहिए। तो इसमें हमें यह ध्यान देना चाहिए। अब इसमें कुछ उद्देश्य हैं जो प्राथमिक स्तर पर निर्धारित किए गए हैं। जैसे पहला देख रहे हैं आप, शब्दों का स्पष्ट एवं मानक उच्चारण, भावनानुकूल वाचन, गति एवं प्रवाह, छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने उन्हें कंठस्थ करने के लिए कहना, अन्य बच्चों के समक्ष सुनने की योग्यता विकसित करना और
कविता को व्यक्तिगत तथा समूह के हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ सुनाने की योग्यता का विकास करना, ये सभी प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य है। इसी में कुछ उद्देश्य आप देख रहे हैं कि पूर्व माध्यमिक स्तर यानी 6 से 8 तक के लिए कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। उसमें पहला आप देख रहे हैं, प्राथमिक स्तर की योग्यताओं में क्रमशः विकास किया जाना चाहिए। कठिन शब्दों के उच्चारण का समुचित अभ्यास, बार बार उनको अभ्यास कराना चाहिए ताकि वो कठिन शब्दों का भी सही उच्चारण कर सकें। उच्चारण विषयक त्रुटियों को सुधारित करना चाहिए। उनको जब वो गलत उच्चारित कर रहे हैं छात्र, तो उनको बताना चाहिए कि सही उच्चारण इसमें क्या होगा। और अगला है उपयोगी कविताओं के चयन की क्षमता की विधि। अब हम जैसे कविता की बात करते हैं, तो कविता में हम ऐसे कविताओं का चयन करना चाहिए जिससे हमें सही उच्चारण करने में उनको सहायता मिल सके। तो इसके अंदर विधियों में पहली विधि आती है गीत प्रणाली विधि। गीत प्रणाली विधि, गीत प्रणाली विधि क्या है कि इसका सहारा प्राय छोटी कक्षाओं यानी 1 से 3 तक में लिया जाता है। इस स्तर पर हम क्या करते हैं कि बाल गीतों का चयन करते हैं जिससे लय की प्रधानता होती है। इसमें शिक्षक स्वयं स्वर ताल के साथ गीतों को पढ़ाता है और बच्चे स्वाभाविक रूप से उसे दोहराते हैं। अगला है इसी में विधियों में अभिनय या नाट्य प्रणाली। इस प्रणाली का प्रयोग भी प्रारंभिक कक्षाओं में अभिनय प्रधान गीतों को पढ़ाने के लिए किया जाता है और इन पदों को पढ़ाते समय बालक पद्य की लय, गीत एवं ताल के अनुसार अंग संचालन द्वारा अपने भाव व्यक्त करना सीख जाता है। इन गीतों के साथ बच्चों का अधिक मनोरंजन होता है। जब कोई बच्चा एक्टिंग के माध्यम से कुछ करता है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा अधिक मनोरंजन महसूस करता है और इस तरीके से वो सरल, सही और जल्दी उच्चारण शब्दों का उच्चारण सही करने लगता है। इसमें छात्र सामूहिक अभिनय भी सीख जाते हैं, कविताएं भी आसानी से याद हो जाती हैं। शिक्षक में भी विशेष कुशलता की आवश्यकता होती है, यानी ऐसा शिक्षक जो इस तरीके से हाव भाव, मनोरंजन के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से यदि बच्चों को कविता पढ़ाने की कोशिश करता है तो वह अपने बच्चों में उच्चारण स्थानों को, उच्चारण शब्दों का सही उच्चारण करना उसको जल्दी सिखा सकता है। अगला आता है अर्थबोध प्रणाली। इसमें शिक्षक स्वयं कविता के कुछ अंशों को पढ़ते हुए उसका अर्थ बताता है और इस प्रणाली का प्रयोग करने में अध्यापक बच्चों की रुचि एवं रसानुभूति पर भी ध्यान देता है और साथ साथ ये भी देखता है कि मुझे शिक्षण समय अवधि को भी ध्यान में रखना है। यानी एक समय निर्धारित करने के बाद वो कविता को पढ़ता है और उसका अर्थ छात्रों को बताता हुआ चलता है। अगली विधि है खंडान्वय प्रणाली। इसको प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। जिन पदों में अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग होता है तथा जिसमें अपेक्षाकृत अधिक उलझे हुए भाव अभिव्यक्त होते हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इस प्रणाली के प्रयोग में छात्रों में बराबर सक्रियता बनी रहती है। अगला आप देख रहे हैं, अगली विधि है व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली में क्या है कि व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए मान लीजिए कोई कविता है, उसकी हमें व्याख्या करनी है तो उसके लिए हम व्याख्या प्रणाली विधि का प्रयोग करते हैं। और एक है व्यास प्रणाली। व्यास प्रणाली ऊंची कक्षाओं के लिए प्रशिक्षु को यह ध्यान देना होगा कि बच्चा गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने और बोलने में दक्ष हो गया है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को कुछ शब्द पढ़कर बताते हैं। ये आपने देखा कि कुछ हम विधियां हमने बताई। अब हम कुछ बता रहे हैं आपको। ये इसमें है कविता शिक्षण के समय ध्यान देने योग्य बातें, कि जब हम कविता शिक्षण कर रहे हैं तब हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। तो पहला, वातावरण सृजन, छात्रों का ध्यान आकर्षण हेतु समान भाव की कविता का वाचन और बच्चों से कविता सुनना। यानी हमें ऐसा वातावरण वहाँ सृजित करना है कि बच्चे कविता को आनंदमय ढंग से ग्रहण कर सकें। और जब हम एक कविता बच्चों से
सुना देते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों से उसी भाव की एक कविता हम बच्चों से सुने और हम देखें कि बच्चा उसमें सही उच्चारण कर रहा है कि नहीं। दूसरा, पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करें। यानी जिस तरीके से हम चाहते हैं कि बच्चा हमसे सीखे उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ भाव भंगिमा से मतलब कि कुछ एक्टिंग के साथ, कुछ इशारों के साथ बच्चों के साथ कविता का वाचन करें। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा सस्वर वाचन कराना। जो अब आपने पढ़ाया उसके बाद आप बच्चों से कहें कि वो उसी कविता को पुनः उसी भाव में पढ़े। इसमें हम कह सकते हैं आगे, कविता में आए हुए भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, कल्पना तथा मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान व अनुभूति कराना। यानी कोई हम कविता, ऐतिहासिक कविता सुना रहे हैं, किसी वीर के बारे में, वीरता के ऊपर कोई कविता है, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ जिस वीर के बारे में हम बता रहे हैं उस वीर का परिचय भी कराएं। उस वीर की कविता सुनाते समय जिन जिन स्थानों का उस कविता में वर्णन हुआ है उन स्थानों के बारे में भी बच्चों को बताएं। और फिर समान भाव की कविता छात्राओं द्वारा बुलवाना। उसी तरीके, मान लेना आपने वीर रस की कोई कविता सुनाई तो बच्चों से कहो कि बच्चों आप भी वीर रस की कोई कविता सुनाएं। उसके अलावा हम कविता की एक पंक्ति देकर उसको पूरे करा जा सकते हैं, जैसे उड़ती जाए हरी पतंग, आगे बालक उसको पूरा करेगा। इसके अलावा कुछ शब्द देकर कविता बनाने को कहा जा सकता है और कोशिश ये करनी चाहिए कि सबकी कविता गतिविधि करानी चाहिए। तो इस माध्यम से हम कविता शिक्षण को हम अच्छा बना सकते हैं। अब यदि हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन में प्रशिक्षु बच्चों के सतत मूल्यांकन हेतु भावबोध, भावार्थ, स्पष्टीकरण, अलंकारों की पहचान तथा एक पंक्ति देकर दूसरी पंक्ति की पूर्ति कराना। अब आप ये चाहते हैं कि हम बच्चों का मूल्यांकन करें कि बच्चों ने कितना सीखा है, तो आप इस माध्यम से कर सकते हैं, या आप कुछ पंक्तियों का अर्थ देकर छात्रों से उन पंक्तियों को पढ़कर बुलवाएं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक समूह बना दीजिए, समूह में सभी बच्चों को कविता पढ़ने और पंक्तियों का अर्थ कहने के लिए अवसर दीजिए। कुछ समूहों का प्रस्तुतिकरण भी आप करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम मूल्यांकन के माध्यम से कविता शिक्षण को सशक्त बना सकते हैं। तो आज आपने देखा कि हमने गद्य व पद्य अंशों पर शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना, इस पाठ का अध्ययन किया। यह द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी विषय का पाठ 3 है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूपी डीएलएड में एक सेमेस्टर की परीक्षा दूसरे सेमेस्टर के प्रश्नों के माध्यम से भी आ सकती है। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि सेकंड सेम की परीक्षा देने बच्चा गया, लेकिन उसमें थर्ड सेमेस्टर का भी उसने 2-3 नंबर का पूछ लिया। तो इसलिए जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं वो भी इसको देखें और सेकंड सेमेस्टर वाले तो देखेंगे ही देखेंगे। आप इस पाठ का अध्ययन इस माध्यम से कर सकते हैं, जो आपको बताया गया है आप उसको नोट डाउन करके और इस पाठ का अध्ययन घर पर रहकर करें। जो चीज़ लिखने की हो उसको आप अवश्य लिख भी लें। इसी के साथ आज का व्याख्यान हम समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। हमारे पीछे के पाठों को देखने के लिए, हिंदी के यदि आप पीछे के पाठ देखना चाहते हैं या संस्कृत का कोई टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो आप डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आप हिंदी और संस्कृत के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से आप उन पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। अब अगले व्याख्यान के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।